अस्सलाम वालेकुम। इमरान यकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे सानेहा पिम्स के हवाले से। ये कहा जा रहा था कि वफाकी वज़ीर सेहत जो हैं वो इस्तीफ़ा दें। इस हवाले से कुछ क्लैरिटी मिलती जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है वफाकी वज़ीर सेहत ने इस्तीफ़ा दिया था लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब इस सारे मामले में क्या आगे डिवेलपमेंट हुई है उसको प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर के 17th वज़ीर आज़म जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं। इस पर भी बात करेंगे कि वो इसमें हुकूमती हलकों में इस हवाले से क्या बात की जा रही है। साथ ही साथ बात करेंगे बरतानिया के पावर प्लांट्स के बाद बरतानिया के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक हुए हैं, क्या वजूहात हैं, डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे जुडिशल कमीशन का मीर रजा कत्ल केस में किसी से खौफजदा हुए बगैर कार्रवाई चलाने का ऐलान किया गया है। अब तक तफ्तीशी टीम के हवाले से क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है, इस सारे मामले को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे सानेहा पिम्स को लेकर वज़ीर सेहत से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा था। ये सारा मामला क्या है जानने की कोशिश करते हैं। इख्तियार वली खान साहब कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि कुछ हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दिया, वज़ीर आज़म की जानिब से उस इस्तीफ़े को कबूल नहीं किया गया। तो इस मामले पर बताइएगा कि क्या आया ये वाकई सच है, इस्तीफ़े का मामला है क्या आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल मेरी पार्टी के नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन ही इज़ अ ग्रेट पर्सन और अपने काम को ज़्यादा समझने वाला और अपने काम पे ज़्यादा फोकस रखने वाला एक सियासी कारकुन है। ही इज़ अ पॉलिटिकल कारकुन है। आई रियली रिस्पेक्ट हिम। मैं पहले भी करता था, लेकिन कल सानेहा पिम्स होने के बाद वो अस्पताल आने से पहले वो अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म को दे चुके थे। अब वज़ीर आज़म उनका इस्तीफा कबूल करते हैं नहीं करते, ये उनका प्रोगेटिव है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने खुद एक इंक्वायरी जो है उसका ऐलान कर दिया है और वज़ीर आज़म साहब खुद उसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर इस्लामाबाद के बीच में इतना बड़ा अस्पताल जिसने तकरीबन आधे से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा का बोझ भी उठाया हुआ है, इस अस्पताल में ये ऐसा वाक़या अगर रूनुमा हुआ तो क्यों हुआ। हम इसको हर नज़र से, हर एंगल से देखना चाहते हैं कि क्या ये सिर्फ गफलत थी, क्या ये मुजरिमाना गफलत थी, क्या ये डेलिबरेटली कोई चीज़ तो नहीं हुई, क्या इसमें किसी की शरारत तो नहीं शामिल, या ये सिर्फ जो है तो बस आओ ड्यूटी करो और अपना दिन जो है टपा दो और अपने घर जाओ, उसकी वजह थी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है तो प्राइम मिनिस्टर साहब वो खुद एक्शन लेंगे। अदरवाइज सबसे पहले उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को देख करके उनको सस्पेंड कर दिया और उनको इवन मीटिंग से निकलने के लिए कह दिया था। इख्तियार वली खान साहब, ये 2-3 चीज़ें इस हवाले से हैं। एक तो ये सर के इतलात हैं कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हमारे और आपके दोस्त मुस्तफ़ा कमाल साहब से ये कहा कि अभी आप इंक्वायरी मुकम्मल होने दें, रिपोर्ट आ जाने दें, फिर करेंगे, अभी आप इस्तीफ़े की बात ना करें। दूसरी सर ये फरमाइएगा कि ये जो कमेटी बनी है, आप क्या समझते हैं कि कमेटी डल गई है या वाकई ही ये कमेटी काम करेगी? और तीसरी सबसे अहम बात ये सर कि जो हमारे बड़े भाई और साफ़ी, सीनियर साफ़ी हामिद मीर साहब ने ये कहा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वज़ीर आज़म को बताया कि जिस दिन उन्होंने वज़ारत सेहत में हलफ लिया उसी दिन उनसे ये कह दिया गया था कि एग्जेक्टिव डायरेक्टर की तरफ नहीं देखना। तो सर वो इतने ताकतवर है, कौन है उनके पीछे? मेरे ख्याल में ये देखें, एक होती है खबर, एक होती है अट्रैक्शन पैदा करना। अब हामिद मीर साहब जो है, मैं नहीं समझता कि उनको उनकी या ये उम्र है या उनको ऐसे ही कोई बात करनी चाहिए कि वो अट्रैक्शन करें, पैदा करें और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करें। ये बात अगर मुस्तफ़ा कमाल और वज़ीर आज़म के बीच में अव्वल तो हुई नहीं, मैं नहीं समझता। मैं खुद भी एक छोटी-मोटी ज़िम्मेदारी मेरे पास भी है, मुझे कभी भी वज़ीर आज़म ने इस तरह की बात नहीं की। फिर तो ये हर महकमे में कोई ना कोई ऐसा होगा जो वज़ीर आज़म साहब को बोलेगा कि इसका ख्याल रखना और उसको नहीं देखना और उसको नहीं छेड़ना, ये गलत बातें हैं।
वैसे ही मतलब एक बंदा अगर ये, मुझे ये बात जो है मुझे अच्छा, लेकिन सर पसंद भी नहीं आई। और लेकिन सर इख्तियार वली साहब अपने दिल पे हाथ रख और के, अगर फर्ज करें सर इस पे अगर ऐसी कोई बात जी सर अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बता दें, आप भी एक वालिद हैं सर, कि क्या वाकई ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे आयद नहीं होती? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह साहिब औलाद हूँ, मेरे घर में बच्चे हैं, और जब कभी भी ऐसा कोई वाकया होता है, मेरे अपने बच्चे, मेरी अपनी औलादें, आई एम लिविंग इन अ कंबाइंड फैमिली सिस्टम, मेरे घर में भतीजे हैं, भांजे हैं, कज़न ब्रदर्स की उनकी औलादें हैं, हम मिलकर रहते हैं। मेरे सामने सारे बच्चे कतार में खड़े हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इमरान सिकंदर ईडी अगर वो गिल्टी फाउंड हुआ, मुझे नहीं लगता कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है कोई उनको स्टॉप कर सकेगा और वो उनको उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। मैंने पहले नाम अगर लिया था, पर आप देखें ARY पर मैं उसी दिन बैठा हुआ था मोहम्मद मालिक साहब के शो में, मैंने पहला नाम लिया था कि इमरान सिकंदर भी हैं, मिनिस्टर स्टेट भी हैं, मिनिस्टर साहब भी हैं, सेक्रेटरी साहब भी हैं, सबको देखा जाएगा कि मतलब जो भी मुलविस होगा, लेट द इंक्वायरी गेट कंप्लीटेड। बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए इख्तियार वली खान साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात है, चाहे जो भी इस गफलत का मुर्तकिब हुआ है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से अब मुख्तलिफ हमें जो इस मामले पर इन्वेस्टिगेट इसको किया जा रहा है, मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है फायर सेफ्टी का जो NOC नहीं था हॉस्पिटल के पास, फिर मुख्तलिफ किस्म की खबरें ये भी बता रही है कि फायर सेफ्टी बहरान, गवर्नेंस के मसाइल और मुख्तलिफ जो सवालात उठाए जा रहे हैं अवाम की जानिब से भी, और इस मामले को इन्वेस्टिगेट करके भी बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सहूलियात का फुकदान इस हॉस्पिटल में था। सर इस बारे में बताइएगा कि क्या लगता है आपको, इस्लामाबाद जैसा बड़ा शहर, कैपिटल है पाकिस्तान का, वहाँ पर एक हॉस्पिटल के अंदर इंतजामात ना होना किसकी गफलत है? ये सबसे बड़ी गफलत आप किसकी समझते हैं, वज़ीर सेहत या फिर कौन है जो गफलत का मुर्तकिब हुआ है? देखिए, सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल जो भी होते हैं वो मिनिस्टर होता है और वो सेक्रेटरी बिल्कुल होता है। मिनिस्टर जो है वो पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनके करने के और भी काम होते हैं। जो सेक्रेटरी होता है वो सिर्फ सरकारी मुलाजिम होता है और उसका काम सिर्फ यही होता है कि वो अस्पतालों को भी देखे, निज़ाम को भी देखे, मरीज को भी देखे और एक ऐसा सिस्टम बना के दे कि जिसमें सारी चीज़ें खुद ब खुद चलती रहें और स्मूथली चलती रहें। करेक्ट। अब अगर हम कहीं पर ये कहें कि सेक्रेटरी या कहीं पर ये कहें कि इमरान सिकंदर, तो देखिए ये अब इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ आपसे काफ़ी दूर, आप अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं, कुछ आपके कैमरामैन हैं, कुछ लोग आपके PCR में खड़े हैं और वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर PCR की कोई कमी कुताही, ऊंच नीच की वजह से हम कैमरामैन को सजा दें या ज़ैनब जतोई को मुरद इल्ज़ाम पे हराएं, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। बिल्कुल। सो इट्स बेटर कि चीज़ों को देखकर इंक्वायरी कंप्लीट हो। जो बंदा जिसकी नर्सरी वार्ड पे ड्यूटी है, वो बंदा जो डेली जिसने ये चेक करना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर उसकी फिटिंग सब ठीक है, कोई लीकेज तो नहीं है, उसके पूछना, उनका जो सुपरवाइजर है उनसे पूछना, फिर उनका जो हेड है उनसे पूछना, फिर उनका जो हेड है वो ED है, फिर उनसे पूछना। तो ये एक हायरार्की होती है। मैं ना किसी को, मेरा उसमें कोई मामूजात तायाजात है नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा मुलविस हो इस मुजरिमाना गफलत में वो बचने ना पाए, और जो बेगुनाह हो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन सर एक सवाल आपसे ये भी पूछना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप हुकूमत के तर्जमान भी हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर भी हैं। एक साहब जिनको अब नया सेक्रेटरी लगाया गया, महमूद साहब, बिलाशुबा वो वज़ीर आज़म के बड़े बाएतमाद साथी हैं, लेकिन सर मीडिया में उनके हवाले से बड़े एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि उनके माजी में उनका नाम कई स्कैंडल से जुड़ता रहा। तो क्या आप नहीं समझते कि इस वाक़े पे, इस मौके पे, इस सानहे पे किसी ऐसे बंदे को लगा दिया जाता जिसका माजी बेदाग होता? देखिए,
एक तो अपने दाग की बात की तो मैं इमरान याकूब साहब कोई बेदाग बंदा मिलता भी नहीं है। दाग सब पे कोई ना कोई छोटा धब्बा बड़ा धब्बा सब पे लगे बंदे इंसान हैं। उस बंदे को जिसको इस इंक्वायरी कमेटी का सरबराह लगाया गया है उनकी कुछ क्रेडेंशियल्स भी हैं, उनकी कुछ इस मुल्क के लिए खिदमात भी हैं, वो अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। आप गालिबन उनकी किसी एहतसाब के केस की हवाले की तरफ से आप इशारा कर रहे होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन वो चीज़ इस वक्त उनके खिलाफ कोई डिसीजन नहीं है, वो कोर्ट के कन्विक्टेड नहीं है। इल्जामात तो बड़े लग जाते हैं लोगों के लिए। यहाँ पर इस मुल्क में तो कन्विक्टेड लोगों को जिनके खिलाफ अदालतों ने फैसले दिए हैं वो इस मुल्क के वजीर आजम बन जाते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, बिल्कुल ठीक। लेकिन आप मेरे ख्याल में छोड़ दें। अच्छा छोड़ इस दिया चीज़ को। सर छोड़ दिया। इंक्वायरी कंप्लीट होने दे। बिल्कुल अगर ठीक। आपकी तसल्ली ना हुई मुझे बुलाइए, मैं आपके प्रोग्राम में फिर आऊंगा और मैं अवाम की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं फिर आपके साथ बात करूंगा। बट डन हो गया सर। अब थोड़ी सी सियासत पे बात कर लेते हैं सर जी। क्या जी। हुआ अचानक से आज़ाद कश्मीर में सर? आज़ाद कश्मीर में अच्छा, एक वो दाग आपने कहा ना, वो मुझे तो दाग पे मुझे इसका दाग का मुझे शेर याद आ गया। सर शेर भी वो सुनाए बड़ा जरूरी है। सर, जरूर सुनाए, सुने लेकिन जी। सुनाए इरशाद। आपने कहा किसी बेदाग आदमी, तो मैंने कहा दाग दाग मत कहो। दाग साहब ने ही कहा, फरमाया था हाँ जी। कि दाग दाग मत कहो, सब दाग दाग है, बेदाग वही है जो परवरदिगार है। बेशक। मैंने तो मुझे तो ये बेशक, ख्याल आया बेशक। था कहीं आप ये ना कह दें कि दाग तो अच्छे होते हैं। नहीं, ये फिर वो उनका इख्तियार हो जाता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ? आपके अपने पार्टी के सदर ऐवान में नहीं गए, आज अपने ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, एकदम से बैरिस्टर इफ्तिखार साहब को सर कैसे ढूंढ लिया? क्या हो गया? देखिए, बैरिस्टर इफ्तिखार को पहले दिन नहीं ढूंढा। बैरिस्टर इफ्तिखार पहले भी पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। ये भी नहीं है कि कल परसों पार्टी में शामिल हुए हैं, उनकी फिलिएशन भी पुरानी है। एक वक्त के साथ बदलते फैसले, मुस्लिम लीग नून में ये एक सोच पाई जाती है कि नए चेहरे, नौजवान लोगों को मौका दिया जाए और वो आए और वो परफॉर्म करें, क्योंकि सीनियर लोगों की अपनी फ्यूज और बरक़ात होती हैं, लेकिन हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो यूथ पर मुश्तमिल है, नौजवानों पर। सो देयर रिप्रेजेंटेटिव शुड बी फ्रॉम देयर एज ऑफ पीपल, और या हम उम्र हम असर बड़ा अच्छा फैसला है क्या वली खान साहब? ये तो सर बड़ा अच्छा फैसला है। हाँ। लेकिन उस यूथ ने उस यूथ ने और उनके हल्के की आवाम ने तो उन्हें मुसरत कर दिया था सर। सर, ये मैं आपकी बात से थोड़ी देर के लिए इत्तेफाक करके मैं अपना आर्गुमेंट आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सर प्लीज। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ AJK, आज़ाद जम्मू कश्मीर, वो ये अलाउ करती है कि इफ़ यू बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये तो टेक्नोक्रेट हैं। अगर आप खवातीन में से जो रिजर्व सीट्स पर इलेक्ट हुई हैं उनमें से भी कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। बिल्कुल। इसमें मतलब कोई कवाहत नहीं है, इसमें कोई कानूनी सुकम नहीं है। आईन और दस्तूर इसकी इजाज़त देता है। और दूसरा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो हल्के के लोग होते हैं ना, इनके मुतालिक वो बड़ा अच्छा शेर है कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। तो हमेशा हल्के वाले लोग अपने लोगों को बड़ा हल्का तोलते हैं। मुझे कल मैं पार्लियामेंट हाउस से निकल रहा था इस्लामाबाद में, तो मुझे एक साफ़ी ने रोक के कहा, कहते हैं कि आपने ऐसा ऐसा इलेक्शन जीता था। मैंने कहा जी। कहते हैं आपको एक आपसे कम उम्र के लड़के ने शिकस्त दे दी, तो आपने ऐसा क्या किया, कैसी ऐसी गलती की कि आपको शिकस्त हुई? मैंने कहा मैं तो अपनी गलती पे अभी तक सोच रहा था,
कि मेरी खता क्या थी या मेरी कमी कोताही क्या थी जिसकी वजह से मेरी शिकस्त हुई, लेकिन उससे पहले मेरे हलके के लोगों ने तकरीरें शुरू कर दी हैं कि हमने वोट देने में गलती की है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो मेरे ख्याल में कभी कभी हलके के लोग जो है अपने भारी भरकम उम्मीदवार को बहुत हल्का तोल लेते हैं। सो लेट द टाइम डिसाइड। ये पार्टी है और पार्टी जो है इसमें बड़े जीरक लोग बैठे होते हैं, उन्होंने डिसाइड करना होता है एंड दे नोज वेरी वेल। शाह गुलाम कादिर साहब हमारे कारकुन भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, नजरियाती कॉमरेड हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। उनका गुस्सा भी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी, सब कुछ अपनी जगह पर हो सकता है, बट ही विल नेवर गो एनीवेयर। He will be there as a comrade, as a worker of PMLN ठीक है, and नवाज ठीक है। शरीफ, और वो एक साथ होंगे। बिल्कुल, देखते हैं अब आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं वो गिलानी साहब किस हद तक सॉल्व करने में कामयाब होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बड़े बरतानवी एयरपोर्ट्स पर कामयाब साइबर हमला, बरतानिया का साइबर सिक्योरिटी निज़ाम इतना कमज़ोर क्यों है, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, बरतानिया के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर हमले हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि हैकर्स ने तकरीबन 87 लाख अफराद का डेटा चोरी कर लिया है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इस सारे मामले को जानने के लिए हमने रब्ता किया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान हैं, तज्जियाकार हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं क्या हो रहा है बरतानिया के साथ? 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर हमले, फिर 87 लाख अफराद का डेटा चोरी होना, फिर ये भी कहा जा रहा है कि पहले आपको पता है कि पावर प्लांट को हैक किया गया था। अब इस किस्म के जो हमले हो रहे हैं इन पर क्या लगता है, क्या वजूहात हो सकती हैं, क्यों हो रहा है बरतानिया के साथ ये सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी और अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया के साथ नहीं, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया इसके शिकार है और इसमें मुख्तलिफ हैकर्स होते हैं। इन हैकर्स ने भी एक बड़ी अमाउंट जो है वो उनसे मांगी है, जिसको उन्होंने देने से इनकार कर दिया है। ये तो है उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट, लेकिन अंदर खाते डील चल रही है। और इसमें 3 एयरपोर्ट्स हैं, जिसके अंदर एक तो लंदन एयरपोर्ट है, स्टैनस्टेड, और दूसरा इनका है मेरे ख्याल में मैनचेस्टर एयरपोर्ट है, और तीसरा जो है वो ईस्ट मिडलैंड्स है। और इन तीनों एयरपोर्ट्स का इन्होंने डेटा हैक कर लिया है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि इसके अंदर सिर्फ जो पार्किंग और इधर उधर का एरिया का किया गया है, इसमें किसी भी किस्म की फ़्लाइट डिटेल्स, इसके अंदर जो एयरपोर्ट का और सेंसिटिव डेटा और साथ ही साथ जो पैसेंजर की इंफॉर्मेशन है, ये नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में वो तमाम जो 6.7 मिलियन की बात की जा रही है, तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ा डेटा है और ये इसका मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया से जो कनेक्टिविटी इस टाइम पे इंग्लैंड की चल रही है, उसको ये सैबोटाज करता है। दूसरी जानिब जो है वो हम ये भी देख रहे हैं। अब्दुल्ला भाई, ये फरमाइएगा कि इतना बड़ा ये मामला हुआ है और इससे पहले आपको याद होगा कि बरतानिया में पावर प्लांट को भी जिस तरह से 3-4 घंटे के लिए हैक कर लिया गया, वो पूरा इलाका जो है उसकी बिजली बंद हो गई। तो क्या आप समझते हैं कि ईरान ने जो ये कहा था कि अपनी डॉक्ट्राइन हम तब्दील कर रहे हैं, और इस सारे मामले में क्योंकि ईरान वैसे भी इन चीज़ों में उसने अपनी काफ़ी बर्तरी साबित भी की है दुनिया में, तो क्या ईरान का भी कोई रोल हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बरतानिया ने पूरी दुनिया को हैक कर लिया। इससे पहले उन्होंने बढ़कर जो है सल्तनत बरतानिया ने पूरी दुनिया को हैक किया था। तो अब दूसरों का भी टाइम है, ये तो खैर चलें, एक ज़रा तंज़न बात कर दी। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है ईरान का, तो याद रखिए कि हुर्मुज़ से तकरीबन इस पूरे रीजन की जितनी भी जो IT केबल्स हैं, जो इंटरनेट को सर्विस प्रोवाइडर केबल्स हैं, वो यहाँ से जाती हैं। तकरीबन कहा यह जाता है कि 2/3 दुनिया को इस जगह से सारा इंटरनेट और उसकी केबल्स का ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ से जारी है। ऐसी सूरत में तो ये कहा जा सकता है खारिज इम्कान तो नहीं है, क्योंकि डॉक्ट्रिन तो उन्होंने चेंज की है। और अब जाहिर है दुनिया के अंदर साइबर हमले, जिस तरह से आपको पता है पाकिस्तान ने पाक भारत जंग में सिर्फ मिसाइलों से उनकी तवाज़ो नहीं की थी, बल्कि 71% उनकी बिजली भी ख़त्म कर दी थी। और ये बरतानिया के अंदर बार बार ये काम करना
इसका मतलब यह है कि बरतानिया ने जो काउंटर मेजर्स लिए थे इस सारे सिलसिले के लिए, जो उनके फायर वॉल्स या दीगर सिक्योरिटी दरमियान में चेक पॉइंट्स हैं, उनको वो बाईपास कर दिया है। इसका मतलब है कि हैकर्स की टेक्नोलॉजी ज़्यादा सुपीरियर है, जो कि बरतानिया में सुपर कंप्यूटर्स नस्ब हैं उनसे बेहतर है। तो अगर सुपर कंप्यूटर को कोई बाईपास कर रहा है तो दिस शोज के एक बहुत बड़ा मेजर सेटबैक भी है और एक मेजर उनका फॉल्ट लाइन भी नज़र आता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ईरान की जो नई स्ट्रेटजी है कि अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो वो उसका जवाब जिस तरह से देने की बातें कर रहे हैं, और BBC समेत मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं उनको बारे में भी आपने उनका बयान देखा है, और या ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका जो है उसको भरपूर उसमें सबक सिखाएंगे, और उसमें उन्होंने कहा है कि तारीखी नुकसान पहुंचाएंगे। तो सर आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ही अमेरिका दोबारा हमला करने के मूड में है? देखिए, हमला तो कर सकता है ना, ये उसका सवाबदीद है, और वो उसने किया हमला, पहले भी किया, मेरे ख्याल में तब भी गलतफहमी का शिकार हुआ और मिसकैलकुलेशन समझ आई। 2025 के अंदर भी GBW-57 जब उन्होंने बंकर बस्टर इनके ऊपर फायर किए और मिसाइल हमले किए, तो उससे फिर क्या हुआ, कोई वक्ती तौर पे तो तातुल आ गया जंग में, फिर उसके बाद चंद माह के अंदर दोबारा जंग शुरू हो गई, और उसके बाद जो अमेरिका का हुआ, मेरे ख्याल में ऑलरेडी अमेरिका के लिए बहुत सारी मुश्किलात को जन्म दे दिया। ठीक है कि ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अमेरिका की जो साख का नुकसान हुआ, जो उसके सुपर पावर, सोल सुपर पावर का स्टेटस उसने खुद ही अपने से छीन कर चीन को उसमें शामिल कर दिया, ये मेरे ख्याल में बहुत मेजर सेटबैक था। यानी कि ओमान जैसे मुल्क ने भी उसकी धमकी को जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा जब अमेरिका ने कहा कि हम तुम पर हमला कर देंगे, बमबारी कर देंगे। और कोरिया और जापान ने अपनी शिप्स देने से इनकार कर दिया है हुर्मुज़ की बंदिश के लिए। ये वो चंद चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में उनको अब नज़र आना शुरू हो रही हैं। दूसरी जानिब जो है वो उनके पास ऑप्शन क्या हैं, देखें, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इस टाइम पे इजराइल की मार जो है वो सिर्फ उन देश जो ईरान की मार है वो सिर्फ उन अमरीकी अड्डों के ऊपर है जो कि उसके करीबी हैं। यानी कि इस टाइम पे सबसे बड़ा और सबसे वल्नरेबल टारगेट जो है एक उनका UAE है, और जो कि बहुत ही करीब है। यानी कि ईरान का मिसाइल अगर निकलता है तो वो मतलब सिर्फ 4-5 मिनट के अंदर वो UAE पहुंच सकता है। और दूसरा जो है वो इजराइल है, जिसको वहां पहुंचते हुए थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन उनके पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, थॉड है, एरो 1, एरो 2, एरो 3 है, या पेट्रियट है, या इसी तरीके से उनका जो आयरन डोम है या डेविड स्लिंग सिस्टम है, ये तमाम के तमाम का जो उनके पास असला है वो ना होने के बराबर रह गया है। सिर्फ और सिर्फ जो अहम तरीन असासाजात हैं उनको बचाने के लिए है। तो ये सूरत हाल तो बड़ी ही मेरे ख्याल में ख़तरनाक है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि यूक्रेन के बाद अब बरतानिया भी रूस के टारगेट पे आ गया? अगरचे अमरीकी अखबार के मुताबिक CIA के सरबराह का जो दौरा रूस है वो इसीलिए था कि रूस को ख़बरदार किया जाए कि यूरोप पर हमला करने से बाज रहे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि रूस जो है वो और बरतानिया के आपस में लड़ सकते हैं? देखिए सर, मैं तो इस बात को क्या कहूँगा, नेटो खुद कह रहा है कि 2029 या 2030 के अंदर उनकी रूस से जंग होगी, यूरोप की जंग होगी। इस वजह से मेरे ख्याल है कि यूरोप ने अब असला साजी का भी काम शुरू कर दिया है। जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, फ्रांस के अंदर और बरतानिया के अंदर जो चिमनियाँ बंद हो चुकी थी असला साजों की, वो दोबारा से शुरू हो चुकी हैं धुआं देने। लेकिन इसके अंदर एक मसला भी है, जब उन्होंने सोवियत वॉर ख़त्म हुई और सोवियत यूनियन जो है जब टूट गया, तो उसके बाद 91 के अंदर इन सब ने फैसला किया कि अब हमें असला बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने तमाम फैक्ट्रियां बंद कर दी। जो इनके कारीगर थे, जो उनके एक्सपर्ट्स थे, जो बनाते थे, या तो वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं या मर खप चुके हैं। अब नए सिरे से एक तगदौ शुरू है, नए सिरे से अब जाहिर है असले के अंदर भी और जिद्दत है, हर जगह का मौसम माहौल फ़र्क होता है,
है असले की जो कारकर्दगी होती है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो यूक्रेन के अंदर अमेरिका ने और उसके इत्तहादियों ने किया है रूस के साथ, ये जो रोज़ाना हमले हुए, जो उनके ऊपर कभी मॉस्को के ऊपर हमला हुआ, कभी उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर हमला हुआ, अभी तो उन्होंने न्यूक्लियर की भी धमकी दे दी है और बरतानिया को बड़ा वार्निंग दी है उन्होंने। सर जंग तो एक और भी छिड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और बड़ी खबरें आ रही हैं कि शाम में इसराइल और तुर्की जो है उसकी जंग होने जा रही है। आप क्या समझते हैं सर? मेरा ख्याल है कि इस जंग को रोकने के लिए अमेरिका ने कोशिश की है और इसके हवाले से जॉर्डन में शाम के जो लीडरशिप है, ख़ास तौर पे उनके जो शहबानी साहब हैं जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, मेरी अभी मुलाकात हुई थी उनसे, उनकी भी मुलाकात हुई है जॉर्डन के अंदर इजरायली हुकाम से और 14 अगस्त को बाकायदा टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। मोसाद के चीफ ने उनसे रब्ता किया है, रोमन क्या नाम है उसका जी, तो उनकी बातचीत हुई है। लेकिन इसके अंदर क्योंकि अल-दहूर बेस के ऊपर जब इन्होंने हमला किया तो बड़ा वाज़े इजराइल ने कहा कि हमने एक तुर्किया को वार्निंग दी है और उसके बाद हमने देखा कि समुंदरों के अंदर नेवी भी जो है मुतहर्रिक हुई, तुर्किया की, इजराइल की भी, और इसी तरीके से जो डिप्लॉयमेंट्स हैं तुर्किया की जानिब से वो बहुत मजबूती से जारी और सारी हैं। और मुझे ये क्योंकि अब जो इंटरनेशनल खबरों के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान में जहाज़ों का एक पुल बन चुका है। ये अनकन्फर्म न्यूज़ है, जाहिर है अल जज़ीरा कह रहा है, दीगर जो इंडिपेंडेंट ज़राए हैं वो ये बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान और तुर्किया का ये याद रखें कि दिफाई मुआहदा है, पाकिस्तान कैन नॉट लीव टर्की अलोन, ये बात तो अच्छा अब्दुल्ला मेगुल साहब, एक तरफ इसराइल, लेकिन सर इसी हवाले से ये बात भी हो रही है कि पाकिस्तान और तुर्किया अगर मिल जाते हैं और फिर इसराइल के साथ अगर सामना होता है तो इसराइल, क्या आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इन दोनों मुल्कों का मुकाबला कर सकता है या सामने ठहर सकेगा? हम इनका भी सवाल ले लें ज़रा। जी मैं भी यही बात कर रही थी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब के, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक तरफ ज़ाहिर है इसराइल अपनी हमला करने की तैयारी कर रहा है शाम पर, फिर दूसरी तरफ अमेरिका ने शाम को रिलीफ दे दिया है, ये भी खबरें आ रही हैं, और दहशतगर्दों की लिस्ट में से भी इवन निकाल दिया शाम को। तो क्या लगता है इसराइल तुर्की को हिट करने के लिए ये सब कर रहा है, वेस्ट बैंक पर एक चप्पा ज़मीन पर नहीं देना चाहता? अगर ऐसा हुआ तो इसराइल के साथ इस्लामी ममालिक की जंग होगी, क्योंकि अब तुर्की अकेला नहीं है। तो इस बारे में बताइएगा कि ये जो अमेरिका एक अपनी स्ट्रैटेजी चल रहा है सारे मामले को लेकर, ये किस तरफ इशारा है? देखिए, पहले तो सवाल का जवाब यह है कि पाकिस्तान और तुर्किया का इजराइल मुकाबला कर सकेगा, वो हमास का मुकाबला नहीं कर सके सर। वो कहाँ हमारा मुकाबला करेंगे, छोड़ देना इन बातों को। उनको तो पीटा है ईरान ने जितना कि वो बाँ कर रहे हैं। 39 डेज़ क्या वो बंकर में रह गई है कौम कि उसकी चीखें जो हैं अभी तक उनके रोने थमे नहीं हैं, उनके आंसू जो है अभी तक जो है वो गीले हैं। तो ये तो छोड़ दें कि पाकिस्तान क्या मतलब, छोड़े ना, पाकिस्तान छोड़ दें, तुर्की अकेला ही उनके लिए काफ़ी है। मैं जानता हूँ, मुझे पता है उनकी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, ना खंजर उठे ना तलवार इनसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। दूसरे ये नहत्तर लोगों के ऊपर मारते रहे, इन्होंने जो है वो बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, इनकी जो बुजदिली है वो उनके ऊपर निकलती है, इनको कभी मर्द से पाला नहीं पड़ा। बहरहाल जो आपने सवाल किया अमेरिका का, अमेरिका की स्ट्रेटजी तो नज़र आ गई है। आप ये देखिए ना कि अमेरिका तो ये चाह रहा है कि वो यहाँ से निकल जाए, इजराइल उसको नहीं जाने दे चाह रहा, क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर वो चला गया अमेरिका तो फिर उसका तो कुछ हाफिज ही नहीं होगा, तो फिर एक ही हाफिज है जो फिर उनके लिए काफ़ी है। तो इसलिए उनको मालूम है अच्छी तरीके से, ये जो गुजारिश है इसके अंदर वो बड़ी अहम है, और वो ये है कि इजराइल चाहता है कि जंग का मैदान फैला दे, और जब फैला देगा तो मजबूर होकर अमेरिका को वहाँ खित्ते के अंदर क़याम को बढ़ाना पड़ जाएगा, वरना उसको अपने 17 बेसिस से भी गुड बाय कह दिया गया है। अरब ममालिक उनको कह रहे हैं जनाब अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो, यहाँ से दफा हो, क्योंकि तुमने हमारे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ, परेशानी और मुआशी बदहाली पैदा कर दी है। ये वो हकीकत है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन सर इसराइल जो है ये भी तो एक हकीकत है ना कि इसराइल ईरान के बाद अपना अगला दुश्मन तुर्की को, और फिर तुर्की के बाद पाकिस्तान को समझता है। तो ये अगर जो सोच है तो खबरें तो ये भी हैं कि शाम में रात के साय में
बहुत सारे जहाज़ जो हैं वो तुर्किया ने पहुंचा दिए और तुर्किया बिल्कुल तैयार बैठा है। तो सर इस सारे मामले में जो नेतन्याहू का माजी अगर आप देखें तो वो कभी भी इन शरारतों से बाज तो नहीं आया। तो ऐसे में अमेरिका बहादुर जो है वो चाहे जो भी आइडिया उसको इशारा भी दे, लेकिन लातों के बूत बातों से तो नहीं समझते। जिस नाजायज़ रियासत का नाम इसराइल है, उसका कोई भी आदमी शरारत, बदमाशी और दहशतगर्दी से बाज नहीं आता। लेकिन जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की जानिब भागता है। जब वो कहते हैं ना पंजाबी में, अत नहीं चुकनी चाहिए, उन्होंने अत चुकी है, अत चुकी है। अभी ये अगर वो करेंगे तो फिर मैं इसको शायद मुकाफात अमल कहूँगा। मैं इसको कहूँगा कि शायद अल्लाह ताला का डिवाइन इंटरवेंशन यही है, यही अल्लाह ताला की हिकमत जो है वो इस टाइम पे, कि फिर वो कहते हैं ना, उठा साकी पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को। मैं तो इसको शहबाज नहीं कह सकता, लेकिन लड़ा दे ममोले को गिद्ध से। तो ये गिद्धों से लड़ने के लिए जो है ना, ये आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह ताला ये इनके दम खम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है, साजिशें बिल्कुल दुरुस्त बात कही अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अच्छा, मुझे इस बारे में बताइएगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कवैती वज़ीर दिफा के वफ्द की जो मुलाकात हुई है, पाक फौज ने कवैती अफवाज को मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत फराहम करने का मुआहिदा किया है। इस मुआहिदे की डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इस मुआहिदे की क्या अफादियत है? देखिए, मुआहिदा मोर और लेस कुवैत तो आपको पता है पहले भी कहता रहा है कि पाकिस्तान और उसका एक हमारा अंडरस्टैंडिंग है, दिफाई मुआहिदा है। और याद होगा आपको कि, खैर आपको तो नहीं, आप तो मेरे ख्याल में पैदा भी नहीं हुई होंगी जब गल्फ वॉर हुई थी, तो उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के बाकायदा जो थे वहाँ गए थे, कुवैत के अंदर कुओं के अंदर आग भी बुझाई थी, FW और NLC के लोग गए थे, पाकिस्तान ने बड़ी मदद की थी, हमारे इंजीनियर्स ने बड़ा बहादराना वहाँ इकदाम किए थे। और वहाँ जहाँ कोई नहीं जा सकता था वहाँ पाकिस्तानी पहुँचे थे। इसलिए कुवैत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात फील्ड मार्शल साहब के दौर के अंदर ज़्यादा बेहतर हुए। इससे पहले मुझे याद है कि कुवैत के अंदर बहुत पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा हो गए थे, और वो एक छोटा सा कुवैत के जो वहाँ लीडर्स हैं उनकी कोई प्रॉपर्टी का इशू था पाकिस्तान में, वो हल कर दिया फील्ड मार्शल साहब ने। और मेरे ख्याल है उसके बाद से पाकिस्तान के लिए भी बहुत वहाँ अच्छाई पैदा होना शुरू हो गई, बड़ी अच्छी कम्युनिटी मौजूद है। मैं खुद वहाँ गया हुआ हूँ, 6 सितंबर को जो है मैंने एड्रेस भी किया था कुवैती कम्युनिटी को, बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तानी लोग वहाँ मौजूद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वहाँ के लोग कुवैती पाकिस्तानियों को बड़ा प्यार करते हैं। इसलिए जो अब की सिचुएशन है वो यही है कि हम एक और मक्का जो अलायंस है उसके अंदर हम एक और प्लेयर का इजाफा देखने लगे हैं। बिल्कुल ठीक है, एक अहम मुआहिदा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्या अब मीर रज़ा के अहले खाना को इंसाफ मिल जाएगा, कातिलों तक पहुंचा जा सकेगा? इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मीर रज़ा कत्ल केस के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया गया था। जुडिशल कमीशन की जानिब से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। किस हद तक तहकीकात आगे बढ़ी हैं, इस पर बात करेंगे। आतिफ शरीफ सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ शरीफ, बताइएगा, वालिदैन और दीगर को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं जुडिशल कमीशन की जानिब से। अब तक क्या तहकीकात की जा सकी हैं, क्या पेशरफ्त हो सकी है सारे मामले में? देखिए, आज जुडिशल कमीशन की पहली समाअत थी। आज मीर रज़ा के वालिद, उनके वकील जबरान नासिर, उनकी वालदा और जो हमशीरा हैं वो आज जुडिशल कमीशन में पेश हुई हैं। और आज पहली समाअत थी। जस्टिस उमर सयाल हैं जो कि इस जुडिशल कमीशन की सरबराही कर रहे हैं। उनकी जानिब से आगाज़ में ही जो है फातिहा खानी की गई और उसके बाद जो है वालिदैन को इत्मीनान दिलाया गया कि जुडिशल कमीशन जो है वो बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी दबाव के जो है वो साफ और शफाफ तरीके से जो है वो इसकी इंक्वायरी करेगा। और इस बात को भी क्लियर कर दिया गया है कि जुडिशल कमीशन जो है वो इस केस की तहकीकात नहीं बल्कि इंक्वायरी करेगा। तहकीकात जो है वो पुलिस की जो टीम है, तहकीकाती टीम, वही करेगी। अलबत्ता जो नुक्स हैं, जो चीज़ें अब तक सामने नहीं आ सकी हैं या वो वजूहात जिनकी वजह से ये केस डिले हुआ, उन चीज़ों को जो है वो जुडिशल कमीशन क्लियर करेगा। जुडिशल कमीशन 30 रोज़ के अंदर जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। 30 रोज तक जो है वो समाअत करता रहेगा। मुख्तलिफ लोगों के बयानात भी जो है इसमें लिए जाएंगे। मुख्तलिफ लोगों को जो है वो कमीशन अपने पास बुलाएगा भी और 30 दिन के बाद जो है वो रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अब इसकी जो समाअत है वो पीर के रोज तक जो है वो मंगल के रोज तक जो है वो मुलतवी की गई है। आतिफ साहब, ये बताइएगा कि ये तो सारी बातें हुई, लेकिन क्या कमीशन के सामने ये मामला भी डिस्कस हुआ कि जिन लोगों ने मीर रज़ा केस के सिलसिले में एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया,
उनके खिलाफ मुकदमात क्यों कायम हुए हैं, उसकी वजह क्या बताई जा रही है? देखें, पुलिस ये कहती है कि जो उन लोगों पर मुकदमात दर्ज हुए हैं वो इस वजह से हुए हैं कि उनकी जानिब से कराची की जो मरकजी सड़क है शारा फैसल, उसको ब्लॉक किया गया था, जिसकी वजह से मुकदमा दर्ज करना पड़ा। लेकिन ये बात भी यहाँ पर अहम है कि ये एहतजाज पहले दिन तो नहीं हो रहा था, ये एहतजाज तो 29 रोज से जारी था। तो 29 रोज तक पुलिस कहाँ थी? जब पहले क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया गया, पहले क्यों नहीं इस एहतजाज को रोका गया? तो आखिर अब ही क्यों जरूरत पड़ी कि उन नौजवानों के खिलाफ जो कि एहतजाज कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए? और मेरे ख्याल से जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी और ऊपर से ही इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, जिसकी वजह जो है। आतिफ साहब, खबरें तो ये हैं कि पुलिस पे कहीं से दबाव आया है कि क्योंकि ये केस बहुत हाइप इख्तियार करता जा रहा है, इसलिए इस मामले को दबाएं, लोग एहतजाज करना बंद करें। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल, ये दुरुस्त है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि पुलिस को 29 दिन तक तो ख्याल नहीं आया था। 29 दिन के बाद अचानक से इस तरह से नौजवानों को रोकना, इस बात की भी हमारे ज़रा ने तस्दीक की है कि पहले नौजवानों को रोका गया है, पुलिस नफरी वहाँ पर लाई गई, उनको वहाँ पर एहतजाज करने से मना किया गया, नौजवान मना भी हो गए थे, रुक भी गए थे, उसके बावजूद जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 18 अफराद जो है इसमें नॉमिनेटेड है इस FIR के अंदर। अच्छा आतिफ, एक तरफ तो मुकदमे दर्ज किए गए, लोगों को रोका जा रहा है कि एहतजाज ना करें, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अब ज़ाहिर है इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, पुलिस ने भी नाकिस तफ्तीश की, अब जुडिशल कमीशन के पास ये मामला है। अब ये कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है और ये कहा गया कि जो इस केस से रिलेटेड मालूमात देगा उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। तो लगता है आपको कि ये वाली जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है इससे कोई काम कर सकेगी? देखें, ये जस्टिस उमर सयाल हैं जो कि कमीशन की सरबराही कर रहे हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अब बंद कमरों में तफ्तीश नहीं होगी, अब बंद कमरों में इंक्वायरी नहीं होगी, बल्कि ये ओपन कोर्ट है। यहाँ पर कोई भी शहरी जिसके पास इस केस से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ सकता है, वो यहाँ पर आके इस समाअत को सुन भी सकता है और इसके साथ साथ जो है वो अपनी मालूमात वहाँ पर आके शेयर भी कर सकता है। और जो भी शहरी जिसके पास मीर रजा केस से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आएगा कमीशन के सामने, वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो शेयर करेगा, उसको 1 लाख रुपए इनाम देने का भी जो है वो कहा गया है। आज हमने देखा फैमिली भी काफी मुतमईन दिखाई दी कमीशन की वजह से, फैमिली ने भी एतमाद का जाहिर। आतिफ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि फैमिली ने एतमाद का इजहार किया, लेकिन ये सर फरमाइएगा कि ऑनरेबल जस्टिस उमर सयाल साहब को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि किसी से भी खौफजदा हुए बगैर जो है इसकी तहकीकात की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी? किसका खौफ हो सकता है और क्यों जज साहब को ये बात करने की ज़रूरत महसूस हुई? देखिए, जो मीर रजा के वालिद हैं उनकी जानिब से बार बार GIT की सिफारिश करना, कमीशन से इनकार करके जो है वो GIT की तरफ जाना, फिर पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार होना, शायद इस वजह से जो ऑनरेबल जज साहब हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि आपको जो है वो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप हम पे यकीन रखें, हम बगैर किसी दबाव में आए, बगैर किसी प्रेशर में आए। अगर आपको लग रहा है कि पुलिस की तहकीकाती टीम जो है वो किसी प्रेशर में जो है वो तहकीकात दुरुस्त नहीं कर रही, पुलिस की तहकीकाती टीम जो है वो जानबूझ के इस केस को डिले कर रही है, तो हम पर एतमाद रखें, हम पर यकीन करें, हम जो है बगैर किसी प्रेशर में आए, बंद कमरों में नहीं बल्कि ओपन कोर्ट में जो है वो इस केस को सुनेंगे भी। इसमें जिन लोगों की गलतियां हैं, कोताहियां हैं, जिन लोगों की वजह से ये केस जो है वो खराब हुआ है, उन लोगों को सामने भी लेके आएंगे। आतिफ, इस वक्त कातिल का सुराग लगाना इमरान साहब बड़ा ज़रूरी है। क्या लगता है आपको इस हवाले से कोई अब तक पेशरफ्त हो नहीं सकी, इन्वेस्टिगेट भी किया गया, क्या लगता है इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है? जिस तरह से अभी इमरान साहब भी बात कर रहे थे कि कोई प्रेशर पुलिस पर भी डाला जा रहा है, तो अभी तक उन अफराद का नाम भी कोई सामने नहीं आया। क्या लगता है कौन है इसके पीछे? इस हवाले से क्यों नाम नहीं सामने आ रहे? देखें, 30 दिन हो गए हैं तकरीबन इस केस को, और 30 दिन कम अरसा नहीं है पुलिस के लिए ये फैसला करना कि मीर रजा ने खुदकुशी की या मीर रजा का मर्डर हुआ है। इसमें एक बात अहम ये भी है कि पुलिस ने जो नई तफ्तीशी टीम बनाई थी वो 7 अफराद पर मुश्तमिल थी, उसमें बाद में जो है वो 2 लोगों को मजीद जो है शामिल किया गया था, जिसमें एक DSP साहब थे, एक SHO साहब थे जिनका नाम गुलाम नबी अफरीदी है, और गुलाम नबी अफरीदी साहब को गुज़श्ता रात जो है वो अपने ओहदे से हटा दिया गया है। गुलाम नबी अफरीदी साहब जो है वो कराची के एक थाने में बतौर SHO जो है वो काम कर रहे थे, उनको जो है वो करप्शन के इल्जामात की वजह से जो है। आतिफ, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, मैं यही सवाल करना चाह रहा था कि एक तो ये खबरें हैं कि मीर अली रज़ा की फैमिली को कहीं से धमकियां मिल रही थी, और दूसरा ये जो गुलाम नबी अफरीदी को करप्शन के इल्ज़ामात पे हटाया गया है, पहले ये इनको उस कमेटी में भी जो तहकीकाती कमेटी है
उसमें भी शामिल किया गया था, इन्वेस्टिगेशन टीम में भी। तो क्या आप समझते हैं कि ये भी ताने बाने को आपस में जुड़े हुए हैं? देखिए, गुलाम नबी अफरीदी साहब जो है वो कमेटी के रुकन अभी भी हैं। ये जो तहकीकाती कमेटी है उसका हिस्सा भी हैं, लेकिन इनको जो एसएचओ थे, ये बतौर एसएचओ शाह लतीफ टोन थे, उस ओहदे से हटाया गया है। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं जिनकी वजह से इनको हटाया गया है। और ये कोई इनको लंबा अरसा भी नहीं हुआ था उस थाने में जो है वो एसएचओ लगे हुए। ये 16 जुलाई को जो है वो एसएचओ तैनात किए गए थे थाना शाह लतीफ टाउन में, और गुज़श्ता रात जो है करप्शन के इल्ज़ामात की वजह से इनको हटा दिया गया। यहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो तहकीकाती टीम है उसमें कितने काबिल अफसर बैठे हुए हैं जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और वो मीर रज़ा केस की तहकीकात कर रहे हैं। 30 दिन हो चुके हैं, पुलिस अभी तक यही फाइनल नहीं कर पाई कि मीर रज़ा को किसी ने कत्ल किया। मीर रज़ा ने जाके किसी उस जगह पे खुदकुशी की, फिर 5 घंटे की सीसीटीवी का मिसिंग होना। मीर रज़ा की जिस मकाम से लाश मिली है उस वहाँ की 28 तारीख की शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की सीसीटीवी मिसिंग है। अभी तक तो पुलिस उसका सुराग नहीं लगा सकी है कि वो सीसीटीवी फुटेज आया कहाँ गई। इसके साथ दीगर जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो रिकवर नहीं की गई अभी तक। तो अभी तक जो फंसिंग जो है उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। मीर रज़ा के जो पार्टनर हैं जो अहमद बुर्दे और इनके जो भाई हैं अब्दुल्ला, इन दोनों के मोबाइल फ़ोन फ्रांसिक के लिए पंजाब लैब भेजे गए हैं। उनका भी जो है अभी तक नतीजा आना बाकी है। फिर यहाँ पर यह बात भी अहम है कि मीर रज़ा के जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी जेआईटी बनाने की, और वो पीर के रोज़ जो है उस पर समाअत होनी है। और अब ये लगता है कि जेआईटी की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत होगी और मुमकिन है कि जेआईटी बना दी जाएगी, क्योंकि जो इलेक्शन जो ये जुडिशल कमीशन है उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि उनका तहकीकात से कोई ताल्लुक नहीं है। जुडिशल कमीशन जो है वो तहकीकात नहीं करेगा। जुडिशल कमीशन ठीक है, जुडिशल कमीशन अभी इंक्वायरी कर रहा है, तहकीकात की जा रही है और तेज़ी से दरामद भी किया जाएगा। कहा जा रहा है किसी से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका आतिफ शरीफ, इस मामले पर हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।